हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम शब्द शक्ति को देखेंगे, जो कि हमारा झारखंड सीजीएल का हिंदी पेपर 2 में एक सिलेबस जो दिया गया है, तो वो शब्द शक्ति भी दिया गया है। तो ये तीसरा चैप्टर है और तीसरा चैप्टर का ये चौथा पार्ट है। इससे पहले मैंने काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य जो लक्षण है उस पर बात की है, और ये जो उसका चौथा पार्ट शब्द शक्ति है। तो इस जो सीरीज है इसमें हम जो झारखंड का जो पेपर 2 हिंदी है उसके पूरे सिलेबस को 1 बाय 1 करके ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा शायद 12वां या 13वां वीडियो होगा। तो यदि आपने इससे पहले हमारा जो पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर लेंगे। ये झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर 2 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहाँ पे आपको सारे वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट को चेक कर लें और उन सारे वीडियोस को देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। नहीं तो आपको चीज़ें हैं वो जो रिलेटेड होती हैं तो एक दूसरे से, तो वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है। और जो हमारा चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल पे कई सारे जो झारखंड से रिलेटेड चीज़ें चल रही है, जैसे झारखंड जीके पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें झारखंड के में जितने भी जीके पूछे गए हैं अभी तक, झारखंड जीके से संबंधित जितने भी झारखंड में एग्जाम हुए वहाँ पे जो जीके पूछे गए हैं उनको हम लेके चल रहे हैं, जिसमें लगभग 2000 प्रश्न जो है वो मैं डिस्कस करूँगा। इसका मैंने अभी तक 3 वीडियो डाल दिया है, तो यदि आपने इसके वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल को प्लेलिस्ट है वो चेक कर लेंगे। ये जो कौन से प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, झारखंड ऑल एग्जाम पीवाईक्यू एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने कई सारे जो वीडियो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। जो प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ पे आपको कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद जो झारखंड जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसमें पेपर 2 में जो हिंदी का सिलेबस है वो लगभग 70%, 60 to 70% जो सिलेबस है वो सीजीएल से मिलता जुलता है। इस कारण से मैंने एक जो सीरीज है वो स्टार्ट की है, जिसमें मैं झारखंड जो दरोगा मेंस है उसका जो पेपर 2 हिंदी है उसको लेकर चल रहा हूँ। इसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो यदि आपने इन सब वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप वो इन सब वीडियोज़ को पहले हमारे चैनल पर देख लेंगे, उसके बाद ही इस वीडियो पर आएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें 5 सेट टोटल हुए हैं, तो लगभग आपको 500 प्रश्न मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आपने हमारा चैनल जो टेलीग्राम है उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लोगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे जो @saurabh25 सिंह पे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको इससे पहले जान लेना चाहिए था। तो चलिए हम वीडियो की अपनी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द शक्ति को बारे में जान रहे हैं। तो शब्द शक्ति पे हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जानना है कि जो भाषा की जो लघुत्तम मौखिक इकाई क्या होती है। भाषा जब आप बोलते हैं तो उसकी जो लघुत्तम सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है। जब आप बोलते हैं तो मौखिक इकाई में सबसे छोटी होती है ध्वनि। जब आप ध्वनि बोलते हैं तो ये सबसे छोटी मौखिक इकाई हो गई। तो ये आपके एमसीक्यू में काम देगा, इस कारण से मैंने यहाँ पे लिख दिया है एमसीक्यू में काम देगा। ठीक है। उसके बाद जो लघुत्तम लिखित इकाई कौन सी है, तो लघुत्तम लिखित इकाई वर्ण है। ठीक है। जैसे आ ई ये सारे हैं। तो वर्ण जब कई सारे वर्ण मिलते हैं, जैसे एक वर्ण आ है, इसके साथ जो है माँ मिला। ठीक है। इसके साथ जब माँ मिला तो मिलकर आम बनाया। ठीक है। तो ये जो कई सारे वर्ण जो है वो साथ मिलकर क्या बनाते हैं, तो वो शब्द बनाते हैं। और वो भी जो सार्थक वर्ण मिलने चाहिए, ठीक है, ना कि आप माँ और आ कर दें। तो माँ और आ को जब मिला के आप शब्द बनाएंगे तो माँ आ बनेगा, तो ये तो शब्द है, निरर्थक हो जाएगा। तो जिसका शब्द का अर्थ होना चाहिए तभी वो शब्द कहलाएगा। जो शब्द का जो शाब्दिक अर्थ निकलना चाहिए तभी उसमें शक्ति होगी। शब्द के पास एक शक्ति होती है अर्थ को अभिव्यक्त करने की, वो शक्ति तभी आएगी जब उसके पास उसका अर्थ होगा। ठीक है। तो ये आम हो गया। ठीक है। उसके बाद जब आम जो है कई सारे शब्द मिलकर, जैसे मैं एक शब्द है, मैं आम खाता हूँ। तो ये कई सारे शब्द यहाँ पे मिलकर क्या बनाए, तो ये वाक्य बनाए। ठीक है। तो कई सारे जब शब्द आपस में मिलते हैं तो वो वाक्य बनाते हैं, और वो जो वाक्य होना चाहिए वो सार्थक होना चाहिए, तभी उसके पास जो उसका शब्द शक्ति आएगा। ठीक है। उसका आम का जो खाने की जो शब्द शक्ति, आम का जो शब्द शक्ति है कि आम एक फ्रूट्स है, एक आम एक फल है जिसे खाया जाता है, इसका यह अर्थ निकलेगा। नॉर्मल सा अर्थ जो है वो आम का यही निकलेगा। ठीक है। उसके बाद जब यदि आप इसको मुहावरा में यूज करेंगे तो वहाँ अलग अर्थ निकलेगा कि आम का आम गुठलियों के दाम। ये सारे जो अर्थ हैं वो अलग अलग अर्थ होते हैं। तो जो शब्द की जो अर्थों की अभिव्यक्त करने की जो शक्ति होती है उसे ही शब्द शक्ति बोलते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो शब्द है उसके बारे में।
अब इसके कुछ जो डिफिनेशंस हैं उनको देख लेते हैं। जो शब्द जो शब्द होते हैं, जैसा कि आम कोई शब्द है, आम कोई शब्द है, जो शब्द जो यदि वाक्य में इसको प्रयोग किया जाए, वह होना चाहिए, वह मैंने लिख दिया है, गलती है, तो वह वहाँ होनी चाहिए। तो जब शब्द का वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहा जाता है। ठीक है, जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं, क्योंकि जब वाक्य में प्रयुक्त होने पर जो शब्द होता है वो बहुआयामी अर्थ ग्रहण कर लेता है। वैसे तो इस शब्द का जो अर्थ है वो आम होगा, लेकिन जो वाक्य में प्रयोग होगा तो इसके कई सारे जो अर्थ है वो निकल जाएंगे। जैसे आग है, आग तो ऐसे तो आग का सीधा सा अर्थ होगा कि जो जलने पे जो उष्णता देती है वो आग हो जाएगा, लेकिन आग का कई सारे अर्थ निकल जाएंगे। जैसे बोलेंगे कि आपके पिताजी जो आग बबूले हो रहे हैं, तो यहाँ यहाँ आग का जो अर्थ होगा वो जलना तो होगा नहीं, यहाँ तो गुस्सा से रिलेटेड शब्द आ जाएगा। तो हर जगह जो शब्द हैं वो जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उनको जो अर्थ है वो उनका बहुआयामी हो जाती है। ठीक है, तो शब्दों की अर्थों की अभिव्यक्त करने की जो यही शक्ति होती है, जो शब्द के पास एक शक्ति है अर्थ को व्यक्त करने की, जो बहुआयामी अर्थ को व्यक्त करने की उसकी शक्ति होती है, उसे ही शब्द शक्ति कहा जाता है। यदि शब्द के पास अर्थ को अभिव्यक्त करने की शक्ति नहीं होगी तो मनुष्य जो है वो अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर पाएगा। जो अभिव्यक्ति व्यक्त करने की मनुष्य की क्षमता होती है वो उसकी खत्म हो जाएगी। जैसे जो शब्द है इसके पास अर्थ को अभिव्यक्त करने की कोई शक्ति न हो, जैसे माँ मैं लिख दूं, माँ लिख दूं, तो इसका जो अर्थ है वो कुछ है नहीं, तो इससे मनुष्य है अपनी अभिव्यक्ति को क्या बता सकता है, तो वो नहीं बता सकता है। तो शब्द को पास जो अर्थ है वो होना चाहिए, अर्थ ग्रहण करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। तो उसी को जो शब्द जो अर्थ व्यक्त करता है उसकी जो शक्ति है उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये मैंने नॉर्मल भाषा में आपको डेफिनेशन जो शब्द शक्ति का बता दिया है। बाकी हम जो किताबी परिभाषा होगी वो भी देखेंगे, क्योंकि वो एग्जाम के जो इंटरव्यू बोल रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनमें आने की संभावनाएं होती है। शब्द में उच्चारण के साथ वक्ता और श्रोता के मन में कल्पना अनुभूति का पर प्रभाव डालता है। जो शब्द को जैसे ही आप उच्चारण करते हो, जैसे शब्द आप लाल उच्चारण किए, तो इससे आपके मन में एक छवि बनी कि सूर्य लाल होता है, लाल रंग होता है, लाल कलर का जो कपड़ा है, लाल कलर का मेरा जूता है लाल कलर का। तो इस तरह से अपने आप में एक अनुभूति हुई। तो शब्द में जो है, शब्द के पास ये शक्ति होती है कि वो आपके मन, आपके कल्पना, आपकी अनुभूति पर वो प्रभाव डाले। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दो पिक्चर लगाई है, एक गोलगप्पे की लगाई है और एक रसमलाई की लगाई है। तो जैसे ही आपको रसमलाई शब्द सुनाई दिया, जैसे ही आपको रसमलाई शब्द सुनाई दिया गया तो आपके मुंह में पानी आ गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ शब्द की शक्ति है जो आपके मन को प्रभावित कर रही है। आपका जो मन है, आपका जो चिंतन है उसको प्रभावित कर रही है, जिसके कारण से है जो आपकी इंद्रियां इससे प्रभावित हुई और आपका जो ग्लैंड है जो कि सलाइवा को जो सिक्रीट करता है वो आपका एक्टिव हो गया, जिसके कारण से आपके जो आपका जो मुंह है उसमें पानी आ गया। तो ये शब्द की शक्ति है, ये रसमलाई की शक्ति है। जो रसमलाई में जो शब्द है इसका जो अर्थ है उसकी ये शक्ति है, जिसके कारण से आपके मुंह में पानी आया। तो ये जो शब्द है वो आपके मन के भाव को भी प्रभावित करता है, जैसे गोलगप्पे। ठीक है, तो गोलगप्पे का भी नाम सुनते ही आपके मन को प्रभावित ये कर जाता है। मन में एक जो प्रभाव छोड़ता है कि जो जिससे कि आपका जो मन का जो ग्रंथियां हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करता है वो आपके मुंह में पानी लेके आ गया। तो ये शब्द की शक्ति है। यदि शब्द के पास ये शक्ति नहीं होती ना तो ऐसा नहीं होता, हमारे मन को ये प्रभावित नहीं करता। तो शब्द की शक्ति होती है जिस कारण से ये मन को प्रभावित करता है। जो शब्द है उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, जो शब्द है उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। इसका जो अर्थ जो है ये प्रयोग पर निर्भर करता है कि हम इसका जो प्रयोग कैसे कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि शेर जंगल में रहता है, तो यहाँ मैंने सिर्फ एक शेर की बात कर रहा हूँ कि एक जानवर है, जो शेर है वो जंगल में रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं कहूँ कि महाराणा प्रताप राजपूतों में एक शेर थे, महाराणा प्रताप राजपूतों में एक शेर थे, तो क्या महाराणा प्रताप जानवर थे? महाराणा प्रताप पशु थे? नहीं, वो तो पशु नहीं थे। तो यहाँ जो शेर का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ शेर का अर्थ हुआ कि वो बहादुर थे। ठीक है, उनमें काफी जो बहादुरता थी। तो यहाँ पे बहादुर का अर्थ ले रहा है, ये निडर का अर्थ ले रहा है। ठीक है,
तो निडर और बहादुर का अर्थ यहाँ पे शेर ले रहा है। तो आपने इस उदाहरण से देखा कि जो शब्द है उसके जो अर्थ है वो कई सारे होते हैं। ये निर्भर करता है कि हम उसके जो वाक्य में कैसा प्रयोग कर रहे हैं और उसका जो अर्थ है वो हम कैसे ग्रहण। शब्द शक्ति की कुछ जो आधिकारिक परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं को जानना जरूरी है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में दे दे। ठीक है, परिभाषा को ही आपको ऑप्शन में दे दे उठा के कि कौन सी शब्द शक्ति की परिभाषा है। तो इसलिए हमें परिभाषा की भी जानने की आवश्यकता है, जो आधिकारिक परिभाषा है उसको जानने की आवश्यकता है। तो जो शब्दार्थ जो परिभाषा शब्द शक्ति की है वो है कि शब्दार्थ संबंधः शक्तियः। ये जो संस्कृत में दिया गया है परिभाषा, शब्दार्थ संबंधः शक्तियः, अर्थात शब्द और अर्थ का जो संबंध है वही शब्द शक्ति है। जो शब्द में जो अर्थ निकलता है, उसके जो शब्द और अर्थों के बीच जो संबंध होता है उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। ये शब्दार्थ संबंध शक्ति का अर्थ हुआ। उसके बाद आचार्य चिंतामणि है, उन्होंने एक परिभाषा जी का लिया है कि जो सुन पड़े सो शब्द है, जो सुन पड़े सो शब्द है, जो समझ पड़े वो अर्थ, जो समझ पड़े वो अर्थ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जो समझ पड़े वो अर्थ, समझ पड़े वो अर्थ। ठीक है, जय होगा। ठीक है, वो सुन पड़े सो शब्द है, जो समझ पड़े सो अर्थ। ये चिंतामणि, आचार्य चिंतामणि ने ये कहा है। अर्थात इसका मतलब है कि जो ध्वनि हम जो सुनते हैं, वो जो ध्वनि हम सुनते हैं वो शब्द कहलाता है। और उस ध्वनि को सुनने के बाद जो उसका मतलब और उसका जो संकेत होता है वो हमारा मन, हम जो मन उसके अर्थ को, उसके संकेत को ग्रहण करता है, उसे अर्थ बोलते हैं। तो ये शब्द और अर्थ के बीच में है। उसी तरह से हिंदी साहित्य शब्दकोश है, उसमें ये परिभाषा दी गई है कि शब्द की शक्ति उसमें अंतर्विदित, अंतर्निहित, अंतर्विदित नहीं, अंतर्निहित, ठीक है, उसमें अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। ठीक है, शब्द है उस जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला में जो शब्द है उसके अर्थ क्या है, तो उसके मिठाई के रूप में अर्थ ले रहा है, उसके जो हम हमारे मन के भाव को प्रभावित कर रहा है। तो जिस तरह से जो रसगुल्ला जैसे ही शब्द आपने बोला, तो इसमें जो अर्थ है उसको व्यक्त करने का जो व्यापार होता है वही कहलाता है शब्द शक्ति। तो ये कुछ आधिकारिक परिभाषाएं थी जो कि शब्द शक्ति के थी, तो ये आपको याद रखनी है। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे हमको चीजें हैं जो समझ में आएंगी। ठीक है, आजकल बंदरों का बड़ा आतंक है, आजकल बंदरों का बड़ा आतंक है। मतलब यहाँ इस जो शब्द है, इस जो वाक्य है, इससे हम कहना चाह रहे हैं कि जो एक बंदर है, पशु है एक बंदर, जो कि आजकल काफ़ी आतंक फैला रखा है, काफ़ी डर की भावना इसके कारण है, क्योंकि ये जो सामाजिक जीवन है उसको प्रभावित कर रहा है, ये जो मनुष्य के जो जीवन है उसे प्रभावित कर रहा है। तो आजकल बंदरों ने काफ़ी आतंक फैला रखा है। तो यहाँ बंदर का नॉर्मल सा हम अर्थ ले रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट आप देखिए कि अरे वह तो बंदर है, हमेशा उछल कूद करता है। अरे वह तो बंदर है, तो वह एक मनुष्य है, वह एक मनुष्य है। अब मनुष्य है, मनुष्य तो बंदर हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे बंदर का जो नॉर्मल अर्थ है वो तो हम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे बंदर का अर्थ क्या ले रहे हैं, तो बंदर का सीधा सा अर्थ हम ले रहे हैं कि उछल करने वाला मनुष्य, ना कि एक पशु। जैसा कि आप देख सकते हो ये मोगली, मोगली आप जानते होंगे, कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये मोगली है। तो यहाँ जो मोगली का अर्थ लिया जा रहा है कि ये जो मोगली है बच्चा, ये उछल कूद करता है, ना कि ये बंदर है। उसकी जो प्रवृत्ति है, बंदर वाली जो प्रवृत्ति है उछल कूद करने की, जो उसका गुण है, उसको यहाँ पे बंदर जो शब्द है उससे बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं कि एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ। तो यहाँ जो पानी है इसका अर्थ सीधा हम ले रहे हैं कि पेय पदार्थ। ये जो पानी है इसका अर्थ हम पेय पदार्थ से ले रहे हैं। लेकिन उसी तरह से आप देखिए कि उसकी तो आंखों का पानी ही मर गया है, उसकी तो आंखों का पानी ही मर गया है। तो यहाँ जो पानी शब्द है इसका अर्थ क्या पेय पदार्थ से है? नहीं, यहाँ पे इसका अर्थ पेय पदार्थ से नहीं है। यहाँ पे है कि वह जो है वो बेशर्म है, उसने अपनी जो लज्जा है उसका त्याग कर दिया है। जैसा कि आप यहाँ पे उदाहरण स्वरूप इसको देख सकते हो, ये हर्ष राजपूत है। ठीक है, ये इनके वीडियोस जो हैं वो आपने देखा होगा। तो ये जो वीडियोस बनाते हैं ये अब इन्होंने अपने जो शर्म है, इन्होंने अपनी जो लज्जा है उसका त्याग कर दिया है, तभी ये उस क्वालिटी के जो वीडियो है वो बना पाते हैं। उतना जो अभद्र जो भाषा है उसका, अभद्र जो शब्द है उसका प्रयोग कर जाते हैं, क्योंकि वो
अपनी जो उसका जो आंखों का पानी है वो मर गया है, मतलब वो लज्जा अपनी जो वो अपनी जो लज्जा है, वो उनकी जो शर्म है, उनको उन्होंने त्याग कर दिया है। ठीक है, उसी तरह से एक गाना आपने सुना होगा ये वाला, ठीक है, बादशाह के द्वारा गाया गया, ये एक रैपर है कि ये जो गाना है आप इसके बोल को देख लीजिए। ठीक है, तो इसका अर्थ जो पानी पानी यहाँ हो गया, पानी पानी होना ये मुहावरा है। ठीक है, ये यहाँ पे यूज किया गया है। तो पानी पानी मुहावरा का अर्थ होता है कि बहुत लज्जित हो जाना। तो जब उन्होंने देखा तो मैं पानी पानी हो गई, इसका मतलब हुआ कि मैं बहुत लज्जित हो गई। ठीक है, तो ये अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एक जो शब्द है वो पानी है, उन्होंने जो पानी है उसने कितने अर्थों को अपने आप में सपेट के रखा है। तो एक तो नॉर्मल अर्थ पेय पदार्थ, दूसरा पानी जो समेट के रखा है अपना अर्थ की बेशर्म और लज्जा, तीसरा पानी पानी हो गया मतलब इसका जो बहुत लज्जित होना। तो ये जो एक शब्द है वो अपने जो जब पद में ये प्रयोग होता है तो ये बहुआयामी अर्थ ले लेता है। आपने इस उदाहरण से यहाँ पे इसको देख लिया है। अब हम जो नेक्स्ट है वो देखते हैं कि आचार्य मम्मट के बारे में आप जानते होंगे हमने, क्योंकि काव्य प्रयोजन में, काव्य लक्षण में, काव्य हेतु में इनके बारे में काफ़ी चर्चा की है। तो आचार्य मम्मट ने अपना जो उनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश, अब तक ये काव्य प्रकाश उनका ग्रंथ आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने इसको काफ़ी बार रिपीट किया है। तो उनका जो आचार्य मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश, उसमें उन्होंने शब्द शक्ति के 3 भेद बताए हैं। ठीक है, शब्द जो शक्ति है, शब्द की जो अर्थ की व्यक्त करने की जो शक्ति है उसको 3 भागों में बांटा है। पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। तो अभिधा के द्वारा जो शब्द जो होता है उसे अभिधार्थ कहते हैं। अभिधार्थ अर्थात अभिधा जोड़ अर्थ। अभिधा का मतलब होता है मुख्य, मतलब मुख्य अर्थ, इसका मतलब हुआ कि मुख्य अर्थ। तो इसी तरह से इसे मुख्यार्थ भी कहा जाता है। तो अभिधा में उन शब्दों को रखा जाता है जिससे मुख्यार्थ हो, जो शब्द का मुख्य अर्थ हो उसको शामिल किया जाए। तो उसी तरह से मुख्य प्लस अर्थ मुख्यार्थ। उसी तरह से वाच्यार्थ, मतलब वाचक जो बोल रहा है वो जो उसका जो अर्थ है वो समान है, जो बोल रहा है वही उसका अर्थ हो जाएगा। तो वाच्यार्थ इसका हो गया। उसी तरह से लक्षणा, तो लक्षणा जो यूज किया जाता है वो लक्षणा से जो शब्द यूज की जाती है उसे लक्षणार्थ बोलते हैं, मतलब लक्षण प्लस अर्थ। ठीक है, ये लक्ष्य लिख दिया मैंने, ये लक्षण होगा। ठीक है, लक्षण प्लस अर्थ। तो लक्षण के द्वारा जो अर्थ हम व्यक्त करते हैं तो वो लक्षणार्थ में आता है। उसी तरह से व्यंजनार्थ में तो यहाँ होता है व्यंग प्लस अर्थ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे व्यंग प्लस अर्थ, व्यंगार्थ। मतलब जो व्यंग तो ऐसे हम टिप्पणी के रूप में लेते हैं, किसी को सरकास्ट करने के लिए हम व्यंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो अर्थ होता है इसका वो तीसरा अर्थ ही ले लेता है। जो शब्द आपको दिख रहा है वो उसका वो अर्थ नहीं होता, एक तीसरा अर्थ ले लेता है। जैसे आप जो बहुवरीय समास या बहुवरीय समास में आप देख सकते हो। ठीक है, बहुवरीय समास जो होता है वो तीसरा अर्थ ले लेता है ना। तो उसी तरह से जो व्यंजना है वो भी तीसरा अर्थ ले लेता है। उसका जो मुख्यार्थ है उसका वो मुख्यार्थ नहीं लेता है। ठीक है, वो एक तीसरा अर्थ ले लेता है। इसी तरह से एक तात्पर्य होता है, या फिर तात्पर्य भी जो शब्द शक्ति है उसका भेद होता है, लेकिन ये सर्वमान नहीं है। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि शब्द शक्ति के भेद कितने हैं तो आप 3 बताओगे। ठीक है, आप 3 ही बताओगे, ना कि 4 बताओगे। लेकिन आपको ऑप्शन में जब तात्पर्य भी मिल जाएगा तो आप उसको देख लोगे, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लोगे कि तात्पर्य शब्द शक्ति है या नहीं है। तो जो आधुनिक मान्यता के अनुसार जो तात्पर्य है वो शब्द शक्ति के जो भेद है उसमें नहीं रखा गया, केवल जो 3 ही है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इसी को शब्द शक्ति में रखा गया है। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट से जो शब्द शक्ति है उसके बारे में आप पूरी तरह से जानकारी ले सकोगे। ठीक है, तो शब्द शक्ति के हम भेदों पे बात करते हैं। तो शब्द शक्ति को सबसे पहले तो 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक अभिधा शब्द शक्ति, एक लक्षणा शब्द शक्ति और एक व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा का मतलब हो गया कि जो मूल अर्थ है, आम का जो आम अर्थ है उसी को हम लेंगे, बंदर का जो बंदर अर्थ है उसी को लेंगे। फिर आता है लक्षणा शब्द शक्ति। इसमें लक्षण के अनुरूप जो होते हैं वो शब्द के जो अर्थ है वो बदलते चले जाते हैं। ठीक है, तो लक्षणा शब्द शक्ति भी आगे चलकर 4 पार्टों में इनको डिवाइड किया जाता है। पहला होता है रूढ़ा लक्षणा, दूसरा होता है प्रयोजनवती लक्षणा। आपको जो डिवीजन है ये याद रखना है। दूसरा होता है प्रयोजनवती लक्षणा। उसके बाद होता है उपादान लक्षणा। ठीक है, उपादान लक्षणा। उसके बाद होता है लक्षण लक्षणा।
मतलब जिसमें लक्षण से जो शब्द के अर्थ निकले, जिसमें उपादान से शब्द के अर्थ निकले, जिसमें प्रयोजन से शब्द के अर्थ निकले, जिसमें रूढ़िवादी परंपरा से जो शब्द है उसके अर्थ निकले, तो ये जो लक्षणा में आते हैं। उसी तरह से जो व्यंजना है उसे भी दो वर्गों में बांटा जाता है, एक शाब्दी व्यंजना और एक अर्थी व्यंजना। अर्थात जो जिसमें शब्द से व्यंजन दिया जाए, जो शब्द है उससे उसकी व्यंजना की जाए तो वो शाब्दी व्यंजना होगा, और अर्थों से इसकी व्यंजना की जाए तो वो अर्थी व्यंजना होगा। तो ये जो चार्ट है इससे आप जो शब्द शक्ति है उसके डेफिनेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब एक एक करके हम जो इनके पार्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला है वो अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति उसको कहते हैं कि शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा लोक प्रचलित अथवा व्यवहारिक अर्थ प्रकट होता हो। ठीक है, कौन सा अर्थ होता हो, तो वो साधारण अर्थ हो, लोक प्रचलित जो अर्थ हो, जो व्यवहारिक अर्थ हो, वो प्रकट होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, तो यहाँ खेलना का क्या अर्थ हो रहा है, नॉर्मल सा है कि खेल रहा है, मतलब बच्चा खेल रहा है। वह नृत्य कर रही है, कृत लिखा गया है, वह नृत्य कर रही है होगा। ठीक है, वह नृत्य कर रही है, तो ये सीधा सा अर्थ होगा कि वो डांस कर रही है। ठीक है, जो शब्द की जो शक्ति होती है उसे तीन प्रकार के शब्दों के द्वारा बोध किया जाता है। जो अभिधा शब्द शक्ति होती है उसे तीन प्रकार के शब्दों के द्वारा बोध किया जाता है। एक रूढ़ शब्द जिसमें मोहन आ गया, सोहन आ गया। उसी तरह से यौगिक शब्द होते हैं जिसमें विद्यालय आ गया, जिसमें पाठशाला आ गया। उसी तरह से ये योग रूढ़ शब्द होते हैं जिसमें पंकज आ गया, जिसमें बोदर आ गया। ठीक है, तो ये जो शब्द है, जो शब्द के जो शक्ति है उसको तीन प्रकार के शब्दों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये हमने देखा। तो अभिधा का ये डिफिनेशन हुआ। तो अभिधा को हमने देख लिया, अभिधा मतलब, और इसके एग्जांपल्स को भी हमने देख लिया कि अभिधा में नॉर्मल जो अर्थ होता है, जो मुख्य अर्थ होता है उसी को लिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति वो है कि जब किसी वाक्य को हम साधारण अर्थ के द्वारा ग्रहण या समझ नहीं सकते, अर्थात इसमें मुख्यार्थ जो होता है, मुख्य जो अर्थ होता है शब्द का, वह बाधित होता है। मुख्यार्थ जो होता है वो बाधित होता है, पर जब शब्द का अर्थ हम लक्षणा से ग्रहण करते हैं तो इसी जो शब्द शक्ति है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब जो लक्षण के आधार पर जब मुख्यार्थ उसका बाधित हो जाए तो उसका जो लक्षण है उसके अर्थ पे जब हम शब्द के जो अर्थ है उसको ग्रहण करेंगे तो वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाएगा। इसके हम उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी एमसीक्यू के लिए आप याद रखोगे कि लक्षणा जो शब्द शक्ति के द्वारा जो व्यक्त अर्थ होता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, तो लक्ष्यार्थ याद रखेंगे कि लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा जो व्यक्त किया जाता है उसे लक्ष्यार्थ बोलते हैं। और लक्ष्यार्थ को व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, तो वो लक्षक कहलाता है। लक्ष्यार्थ को व्यक्त करने वाला शब्द लक्षक कहलाता है। ये आप दो जो एमसीक्यू है इसके लिए याद रखोगे। जो लक्षणा शब्द शक्ति है इसके लिए तीन महत्वपूर्ण शर्त होती हैं, ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि लक्षणा शब्द शक्ति के लिए तीन महत्वपूर्ण शर्त कौन कौन सी है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि लक्षणा शब्द शक्ति के कितने महत्वपूर्ण शर्त हैं, कितने शर्त जरूरी हैं जिसके कारण कोई भी जो शब्द है उसके लक्षण के कारण हम उसके अर्थ को ग्रहण करेंगे। तो वो तीन है, आप याद रखोगे। इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो पहला होता है कि लक्षणा शब्द शक्ति से जो अर्थ है उसको ग्रहण तभी हम करेंगे जब मुख्यार्थ का ज्ञान आपको हो, आपको पता हो कि वो बंदर है। ठीक है, बंदर है और बंदर का अर्थ होता है कि वो एक पशु है। ठीक है, तो ये आपको ज्ञान हो और उसमें बाधा उत्पन्न हो। जैसे आप जैसे वह तो बंदर है, उछल कूद करते रहता है, तो यहाँ बंदर से तो पशु का अर्थ आप नहीं लोगे। जो मनुष्य है वो मनुष्य है, तो मनुष्य तो पशु हो नहीं सकता, तो इसमें मुख्यार्थ जो है वो बाधित हो रहा है। बंदर का जो अर्थ पशु है वो बाधित हो रहा है, तो ये बाधित होना चाहिए तभी लक्षणा शब्द शक्ति का यूज होगा। दूसरा होगा कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध होता है। ठीक है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध होता है। जब मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है तो उसके स्थान पर जो दूसरा अर्थ जो गौण अर्थ होता है वही ले जाता है। यह दूसरा अर्थ अनिवार्य रूप से मुख्य अर्थ से संबंधित होता है। जो यहाँ देख सकते हो कि बंदर का जो गुण क्या है, बंदर का गुण क्या है, बंदर का लक्षण क्या है, तो बंदर का लक्षण है उछल कूद करना, उसका गुण है उछल कूद करना। तो उसी अर्थ में हम दूसरा अर्थ ले रहे हैं, उसका जो गौण अर्थ है कि उसका जो वह तो बंदर है उछल कूद करते रहता है, तो ये अर्थ लिया। तो हमने गौण जो लक्षणा अर्थ कब लिया, तो पहला तो मुख्यार्थ जो है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए,
और मुख्यार्थ का ज्ञान होते हुए उसमें बाधा उत्पन्न होनी चाहिए, और मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध होना चाहिए, और लक्षणा द्वारा विभिन्न अर्थ का जो ज्ञान है वो आपको होना चाहिए। तभी जो लक्षणार्थ के द्वारा आप उसके जो शब्द के जो शक्ति है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, शब्द का जो अर्थ है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण से इनको हम स्पष्ट कर लेते हैं। तो पहला उदाहरण आपके लिए मिल रहा है यहाँ की लाठियाँ चल रही है, ठीक है, लाठियाँ चल रही है, ये आपको लाठी है, लाठियाँ चल रही है दिया है। तो लाठियाँ तो चलती नहीं है, लाठियाँ तो चलती नहीं है क्योंकि लाठियाँ प्राणी है नहीं, लाठी जो सजीव नहीं है तो ये तो चल नहीं सकती है। अर्थात जो लाठी का मुख्य अर्थ होता है, लाठी का मुख्य अर्थ होता है कि ये जो एक निर्जीव चीज़ जो कि पेड़ से कटा हुआ होता है, तो ये पेड़ से काटकर जो लाठी बनाई जाती है तो लाठी ये इसका मुख्य अर्थ हुआ। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य अर्थ है उससे हम इसके अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, मतलब कि मुख्य अर्थ बाधित हुआ। मतलब पहला जो अर्थ है वो हमने, जो पहला जो कंडीशन था इसका कि मुख्यार्थ का ज्ञान होना और उसमें बाधा, ये हमने ग्रहण कर लिया। अब दूसरा होता है कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध। तो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में तो संबंध है ही, क्योंकि जो लड़ाइयाँ हैं वो जो लाठियाँ हैं वो चल रही है, तो इसका जो मुख्यार्थ है हमको पता है कि लाठी का ये जो मतलब होता है क्या है, और जो लक्ष्यार्थ इसका है, लक्ष्य हमको क्या लेना है, तो लक्ष्य हमको लेना है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, लड़ाई हो रही है, ये लक्ष्य लेना है। तो दोनों में संबंध हमको दिखा। उसके बाद जो इसका मीनिंग है वो हमको पता है कि लाठियाँ चल रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि कई जगह लड़ाई हो रही है, दंगे हो गए हैं जिसके कारण से लड़ाइयाँ हो रही है, लाठियाँ चल रही है। तो ये इसका अर्थ हुआ, मतलब मुख्य अर्थ बाधित हुआ, तभी हम उसके लक्षणार्थ के अनुरूप ही उसके अर्थ को हम ग्रहण कर सकें। अब दूसरा एक उदाहरण लीजिए, जो किसी लड़की है उसके पिताजी इसके जो विवाह के लिए दूसरे के घर में जो गए हैं विवाह के लिए, ठीक है, जिसको अगुआ बोलते हैं, ठीक है, हमारे जो क्षेत्र है उसमें तो अगुआ ही से बोलते हैं, तो वो गए हैं, ठीक है। तो हमारी बेटी, वहाँ जो पूछा जाता है कि जो लड़की क्या करती है, उसके गुण कैसे हैं, ये सब पूछा जाता है। तो वो जो उसके पिताजी है वो बोलते हैं कि हमारी बेटी रमा, उसका जो बेटी है उसका नाम रमा है, तो वो बोलते हैं कि हमारी बेटी रमा तो निरी गाय है। तो जो वहाँ का जो बैठा हुआ जो लड़का का पक्ष का व्यक्ति होता है वो कहता है कि गाय है, वो तो मनुष्य है, वो गाय कैसे हो जाएगी, यदि उसको अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ पे मुख्य अर्थ तो बाधित हो गया, क्योंकि रमा तो है वो एक लड़की है, एक मनुष्य है, वो तो गाय हो नहीं सकती, अर्थात जो इसका मुख्य अर्थ है वो बाधित हुआ। तो इसके जो अन्य अर्थ है उसको हमको ज्ञान होना चाहिए। मुख्यार्थ का तो ज्ञान है ही कि गाय एक पशु है, और इसके जो मुख्यार्थ और जो लक्ष्यार्थ है इसमें संबंध भी हमने स्थापित कर लिया। और उसके बाद हम अगला कड़ी पे चलते हैं कि इसको इससे कहने का अर्थ क्या आ रहा है, इस ये जो शब्द है, इससे जो वाक्य है, इससे क्या अर्थ कहने का प्रयास किया जा रहा है, ये हम आएंगे। तो इसका मतलब हो जाता है कि जो वो मेरी जो बेटी रमा है, वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरी बेटी रमा बहुत भोली भाली एवं सीधी सादी लड़की है। इसके गुण को वो बता रहा है, उसके पिताजी उसके गुण को बता रहे हैं कि उसका जो गुण है, उसका जो स्वभाव है, वो भोलापन है उसमें, वो सीधी सादी एक लड़की है, ये बताया गया। तो हम इस तरह से जो लक्ष्यार्थ है उसको यहाँ पे हमने देखा। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं यहाँ पे कि तुम तो भाई लोहे के बने हो, तुम तो भाई लोहे के बने हो। जो यहाँ पे सनी देओल है, ये जो इनकी जो ताकत 2.5 किलो का हाथ है, 2.5 किलो का हाथ का इनकी जो ताकत है, उन्हीं पे ये कहा गया है। जब ये तोड़ देते हैं लोहे के जो जेल की जंजीरों को जब तोड़ते हैं, तो जो विलन होता है वो कहता है, या फिर हीरो का जो दोस्त होता है वो कहता है कि तुम तो भाई लोहे के बने हो। तो इसका ये तो अर्थ नहीं होगा कि वो ये जो बैटमैन बोल रहा हूँ, आयरन मैन की तरह लोहे का बना हुआ है। इसका ये अर्थ नहीं होगा कि वो लोहे का बना हुआ है आयरन मैन की तरह। इसका अर्थ हुआ कि जो लोहे जो धातु है, उसका जो गुण है, उसका जो लक्षण है, वो इसमें समाहित है, ठीक है, मतलब कि वो मजबूत है, ठीक है, मतलब कि जो सनी देओल है वो काफ़ी मजबूत है। ये यहाँ से कहने का प्रयास किया जा रहा है कि तुम्हारा जो शक्ति है, तुम काफ़ी मजबूत हो। तो इसमें मुख्यार्थ बाधित हुआ, लोहे से कोई अर्थ नहीं निकलता। तो इसमें हम उसके बाद हम देखें कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के बीच हमने संबंध स्थापित किया। उसके बाद अगली कड़ी में हम पहुँचे तो हमें पता चला कि लोहा का यहाँ अर्थ मजबूती से निकल रहा है, लक्षण से हमें इसके अर्थ को ज्ञान करना है। तो यहाँ से हमें ज्ञान हुआ कि वो जो लड़का है, मतलब वो सनी देओल जो है, इसका ये काफ़ी मजबूत है, ये हमने यहाँ पे देखा, ठीक है।
उसके बाद हम देखेंगे कि लक्षणा जो शब्द शक्ति होती है वो इसके 3 भेद होते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति 3 पार्टों में इन्हें डिवाइड किया जाता है। एक होता है रूढ़ा लक्षणा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। एक प्रयोजनवती लक्षणा होता है, तीसरा होता है उपादान लक्षणा और चौथा होता है लक्षणा लक्षणा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रूढ़ा लक्षणा से चलते हैं। जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसकी पहली जो भेद है रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति, उससे चलते हैं। तो शब्द की जिस शक्ति से मुख्यार्थ के बाधित होने पर, यह तो आपको विदित ही होगा कि मुख्यार्थ बाधित होगा तभी लक्षणार्थ से उसके अर्थ को ग्रहण करेंगे। तो जिस शब्द की जिस शक्ति से मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ी अर्थ मतलब अर्थात परंपरावादी अर्थ अर्थात लोकोक्ति या मुहावरे से अर्थ जब ग्रहण किया जाएगा तो वो रूढ़ी लक्षणा के अंतर्गत आएगा। इसमें रूढ़ी का मतलब होता है परंपरावादी होना चाहिए, उसमें जो अर्थ है वो परंपराएं से चले आने चाहिए। लोकोक्तियां का प्रयोग किया जाए, उससे अर्थ को ग्रहण किया जाए, मुहावरे का प्रयोग किया जाए, इससे अर्थ को ग्रहण किया जाए। तो ये जब ऐसे आप अर्थ को ग्रहण करेंगे तो इस अर्थ को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है इसे ही रूढ़ा लक्षणा कहा जाता है। अब चलिए उदाहरण स्वरूप इसे देख लेते हैं। उसने भरे बाजार में अपने पिता की नाक कटवा दी। तो नाक कटवाना, तो यहाँ पे मुहावरा यूज किया जा रहा है कि नाक कटवाना का मतलब होता है कि इज्जत जो है वो इज्जत मिट्टी में मिला देना। तो वो जो बाजार गया, पिता है उसके, एक व्यक्ति है, एक लड़का है, उसके पिताजी बाजार जा रहे थे। तो बाजार जा रहे थे, देखा तो उसके जो पुत्र है वो बाजार के नाले में दारू पी के पड़ा है, गिरा पड़ा है। तो उसे जब देखा गया तो उसके बाद जो उसके पिता है उसकी नाक कट गई। यहीं पे अर्थ लिखा गया कि भरे बाजार में उसने अपने जो पिता है उसकी नाक कटवा दी, मतलब उनको बेइज्जत कर दिया, उनको जो इज्जत है उसको मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि वो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो एक शिक्षक थे, उनका जो बेटा है यदि वो दारू पी के पड़ा रहता है, नाले में गिरा रहता है, तो उनकी जो इज्जत है उसको मिट्टी में इन्होंने मिला दिया। तो यहाँ से आप रूढ़ा लक्षणा का अर्थ ले सकते हैं मुहावरे के स्वरूप में, देखिए नाक कटवाने के अर्थ में। तो ये आपसे इसी तरह से जो शब्द है वो उदाहरण है वो दे दिया जाएगा आपको, और आपसे पूछेगा कि इसका जो अर्थ है वो क्या होता है, ये कौन सा यहाँ पे शब्द शक्ति प्रयोग किया गया है, इस तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं। तुम तो हरिश्चंद्र हो। तुम तो हरिश्चंद्र हो। तो हरिश्चंद्र तो एक व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु काफी पहले हो गई थी। राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, वो एक व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु काफी पहले हो गई। तो यहाँ तो हम अर्थ उनको ले नहीं रहे हैं कि हरिश्चंद्र है, इसका मतलब तो वो भूत हो जाएगा, इसका मतलब वो भूत हो जाएगा। तो हम तो भूत तो है नहीं, ठीक है, हम तो भूत तो है नहीं। तो यहाँ हरिश्चंद्र का दूसरा अर्थ मिलता है, मतलब मुख्य अर्थ बाधित हो रहा है। अब कोई कह दे कि तुम तो न्यूटन हो, तो ऐसा थोड़ी होगा, मैं न्यूटन नहीं हूँ। न्यूटन का जो गुण है, उसका जो गुण होता है, जो फिजिक्स में उसका ज्ञान है वो आप में है, तो आपको कहा जाएगा तुम तो भाई न्यूटन हो। तो इसी तरह से यहाँ लिखा गया कि तुम तो हरिश्चंद्र हो, मतलब यहाँ अर्थ लिया गया है कि तुम एक सत्यवादी हो, ठीक है, सत्य को ग्रहण करते हो, तुम हमेशा झूठ कभी नहीं बोलते हो। तो ये परंपरा के अनुरूप जो हरिश्चंद्र है वो उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ हमने ले लिया कि सत्यवादी होता है। एक परंपरा चली आ रही है जिसके अनुरूप हमने जो हरिश्चंद्र है उसका अर्थ सत्यवादी माना। तो यहाँ पे हमने परंपरा के अनुरूप देख लिया। उसके पहले वाले उदाहरण जो नाक कटवाना था, यहाँ पे लोकोक्ति और मुहावरे के अर्थ में देख लिया। तो ये रूढ़ा लक्षणा हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रयोजनवती लक्षणा। नेक्स्ट प्रयोजनवती लक्षणा, ठीक है। तो ये प्रयोजनवती लक्षणा का डेफिनेशन है कि जब शब्द की जिस शक्ति से वक्ता के विशेष प्रयोजनवती, जिसको जब जो संधि विषेकता आप करेंगे तो इसमें प्रयोजन मतलब क्या आपका उद्देश्य है, किस उद्देश्य से उस वाक्य को आप बोल रहे हैं, तो वो आपको निहित होना चाहिए। आपका उद्देश्य है जो वाक्य में निहित है। तो जब उस निहित उद्देश्य से आप किसी वाक्य है, किसी जो वाक्य में शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके अर्थ को जब आप निश्चित उद्देश्य से, निश्चित प्रयोजन से ग्रहण करते हो, तो वो जो प्रयोजन होता है वो प्रयोजनवती लक्षणा होता है, ठीक है। तो शब्द की जिस शक्ति से वक्ता के विशेष प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ बाधित हो और लक्ष्यार्थ से अर्थ जब ग्रहण करना पड़े तो उसे प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। यहाँ पे आप उदाहरण स्वरूप कुछ उदाहरण है वो आपको मैं देके यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो यह देखो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा है। क्रिश्चियन बेल ये है, ठीक है, ये क्रिश्चियन बेल है जो कि बैटमैन की भूमिका निभाए थे। आपने ये मूवी है इनकी देखी होगी बैटमैन, ठीक है, डार्क नाइट वाली। तो ये इन्हीं का एक मूवी आया है। ये जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दुबला पतला आदमी वाला, ये इनकी पिक्चर मेमेंटो की है,
ठीक है। मेमेंटो करके एक इनकी पिक्चर आई थी, यदि आप मूवी देखना पसंद करते हो हॉलीवुड तो इसे देख सकते हो, अच्छी मूवी है मेमेंटो, ठीक है। तो ये जो वाक्य है कि यह देखो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा है, इसको जब मैंने देखा तो एक व्यक्ति ने जब इसको देखा तो बोला कि यह देखो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा है। मतलब इसका अर्थ क्या है कि सामने हड्डी का ढांचा खड़ा है? नहीं, सामने हड्डी का ढांचा नहीं खड़ा है। इसका प्रयोजन है, हम प्रयोजन के अनुरूप कह रहे हैं। हमारा प्रयोजन कहने का क्या है कि अत्यंत दुबला पतला एक मनुष्य खड़ा है, क्रिश्चियन बेल है जो वो अत्यंत दुबला पतला हो गया है, तो उसको हम इसके अर्थ के अनुरूप इनको दिखा रहे हैं, ठीक है। यह देखो एक गेंडा खड़ा है, यह देखो एक गेंडा खड़ा है। तो यहाँ गेंडा का अर्थ हम क्या ले रहे हैं? तो गेंडा का अर्थ ले रहे हैं कि काफ़ी मोटा व्यक्ति, ठीक है। तो यही क्रिश्चियन बेल ही है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन अगली मूवी के लिए वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस उदाहरण से हमने स्पष्ट किया कि प्रयोजन हमारा क्या होता है, उसके अनुरूप हमारा अर्थ बदलता है। यहाँ हड्डियों का ढांचा से अर्थ हम दुबला पतला मनुष्य को देख रहे हैं। वाह क्या हवा महल बनाया है, वाह क्या हवा महल बनाया है, इसका अर्थ है क्या हमने हवा महल बना दिया है? क्या हमने हवा महल बना दिया है? राजस्थान से हमने हवा महल को उठा के अपने घर के सामने लेके आ गए हैं, उसको क्या हमने बना दिया है? तो नहीं, मैंने हवा महल नहीं बनाया है। हमने एक घर बनाया है जिसमें काफ़ी सारी खिड़कियां हैं, जिसके कारण उसमें हवाएं आती जाती रहती हैं, इसीलिए वो कहा जा रहा है। इसका प्रयोजन जो है, इसका प्रयोजन है कि हवादार घर, एक घर जिसमें हवा अच्छी तरीके से आती हो, हवा बहुत आती हो, तो उसको बोलेंगे हवादार घर। तो इसका अर्थ हो गया, इसका प्रयोजन हम क्या ले रहे हैं? तो एक हवादार घर से प्रयोजन ले रहे हैं, ना कि हम जो हवा महल राजस्थान वाली है उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम दें कि शिवाजी सिंह थे, शिवाजी थे वो शेर थे, सिंह थे, हम बता रहे हैं कि शिवाजी सिंह थे। तो इसका मतलब क्या शिवाजी जानवर थे? शिवाजी क्या जानवर थे? एक पशु थे शिवाजी? नहीं, शिवाजी पशु नहीं थे। जो शिवाजी का जो सिंह के रूप में प्रयोग यहाँ पे किया गया है, इसमें हमारा प्रयोजन है कि शिवाजी एक साहसी व्यक्ति थे, शिवाजी एक वीर व्यक्ति थे, एक वीर पुरुष थे। हमारा प्रयोजन यह कहने का जो अर्थ है, हमारा कहने का तात्पर्य है कि वो वीर पुरुष थे, वो साहसी पुरुष थे, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ हमारा प्रयोजन लिया जा रहा है कि वो वीर पुरुष से प्रयोजन लिया जा रहा है, ना कि सिंह के एक पशु के रूप में प्रयोजन लिया रहा है। तो इस जो एग्जाम्पल्स 2-3 हमने देखे, इससे हमने समझ लिया कि प्रयोजनवती जो लक्षण होता है वो कैसे होता है। आप अब आशा करता हूँ कि आपको जब एग्जाम्स में जब मिलेंगे क्वेश्चंस तो आप MCQ में पहचान लोगे कि कौन से में जो कौन सा अर्थ है, उसमें कौन सा लक्षण है, उसका प्रयोग किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट आता है उपादान लक्षण। नेक्स्ट है उपादान लक्षण। तो जब लक्ष्यार्थ में मुख्यार्थ और या फिर वाच्यार्थ सम्मिलित हो, ठीक है। जब लक्ष्यार्थ में जब आप लक्ष्य दे रहे हैं, किसी लक्ष्य से आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें मुख्यार्थ भी शामिल हो, जो मुख्य अर्थ हो किसी वाक्य का वो भी शामिल हो, तब उसे उपादान लक्षण बोलते हैं। मतलब इसमें मुख्य अर्थ भी शामिल हो और लक्ष्यार्थ भी शामिल हो, मतलब कोई शब्द का मुख्य अर्थ भी इसमें शामिल हो और उसका जो लक्ष्य हम बताने का कह रहे हैं वो भी शामिल हो। चलिए इसके उदाहरण स्वरूप इसको देख लेते हैं कि एक व्यक्ति है, 2 भाई रहता था, ठीक है। 2 भाई रहते थे, तो उनके जो पिताजी थे वो उनके पिताजी का डेथ हो गया, तो उसके बाद उनकी संपत्तियों का बंटवारा होने लगा। तो जब संपत्ति का बंटवारा होने लगा तो उसमें लड़ाइयाँ झगड़ा होने लगी। तो उसकी जो माँ है वो कहती हैं कि जब तुम अलग घर बसाओगे, वो एक व्यक्ति जो उसका छोटा बेटा था वो जिद करने लगा था कि हम अलग रहेंगे, ठीक है। तो वही उसकी माँ बोलती है कि भैया जब तुम अलग घर बसाओगे तो आटा दाल का भाव पता चलेगा। जब तुम अलग घर बसाओगे तब तुम्हें आटा दाल का भाव है वो पता चलेगा। तो यहाँ आटा दाल का क्या मतलब है? आटा दाल से हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो यहाँ आटा दाल से तो सीधा सा मतलब तो आटा दाल का है ही, जो मुख्यार्थ इसका है आटा दाल खाने की जो वस्तु है इससे तो है ही। उसके बाद जो गृहस्थ की और सभी वस्तुएं आती हैं उससे भी इसका अर्थ बनता है कि जब आटा दाल का भाव तुम्हें पता चलेगा, जब तुम अलग घर बसाओगे तब तुमको आटा दाल का भाव पता चलेगा। मतलब इसमें मुख्यार्थ भी शामिल है, आटा दाल का भाव है, आटा और दाल ये भी तो शामिल है। उसके बाद जो उसका जो लक्ष्यार्थ है, लक्ष्य क्या है? तो गृहस्थी वस्तु, गृहस्थ की घर के जो जितने भी वस्तु हैं, फ्रिज हो गए, कूलर हो गए, पंखे हो गए, ये जो सारी वस्तुएं हैं ये सारी इसमें आ जाती हैं आटा दाल में। तो यहाँ पे ये आपने देखा।
उसके बाद दूसरा हम एग्जांपल देख रहे हैं कि 2 बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया। 2 बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया। तो क्या बंदूकें चलती हैं? बंदूक तो निर्जीव है। बंदूक क्या है? तो बंदूक तो निर्जीव है। ठीक है, बंदूक निर्जीव है। तो क्या बंदूक ने सारे घर गांव को लूट लिया? तो नहीं, बंदूकधारी थे, बंदूक चलाने वाले कोई व्यक्ति होंगे, बंदूक चलाने वाले 2 व्यक्ति होंगे जिन्होंने गांव को लूटा होगा। तो इसमें जो मुख्यार्थ तो बंदूक शामिल नहीं है, उसका जो मुख्यार्थ तो बंदूक तो शामिल है ही, लेकिन उसका लक्ष्यार्थ भी है कि बंदूकधारी 2 बंदूकधारी लोग थे जिन्होंने बंदूक की नोक पे सारा गांव को लूट लिया। तो यहाँ पे आप देखें कि उपादान लक्षणा है, उसमें क्या होता है? तो उसमें मुख्यार्थ भी शामिल होता है और उसमें वाच्यार्थ भी शामिल होता है। नेक्स्ट है पगड़ी की लाज रखिए। यहाँ पे की होना चाहिए, डी हो गया, आप लिख लो यहाँ पे की। तो पगड़ी की लाज रखिए। तो यहाँ पे जब एक जो व्यक्ति है, जो एक पिता मान लीजिए, आप पिता मान लीजिए, एक जो सामाजिक उदाहरण है उसको मैं लेके चलता हूँ। एक पिता है जो कि आप जानते हैं कि जो उत्तर भारत के, जो उत्तर भारत क्या पूरे भारत या विश्व में हर जगह पे जो तिलक होता है वो देना पड़ता है, जो दहेज के रूप में देना पड़ता है मोटी रकम। तो दहेज के रूप में जो पिता था उसने काफ़ी रकम दे दी थी, तो वो लास्ट में लेकिन फिर भी रकम जो है वो दूल्हे पक्ष से मांगा जा रहा था। तो उसी समय वो जो कहा गया कि मेरी पगड़ी का आप लाज रखिए, मेरी पगड़ी का आप लाज रखिए। तो यहाँ तो पगड़ी से तो पगड़ी का अर्थ है ही, जो माथे पे जो पगड़ी लगाई जाती है वो तो अर्थ है ही, लेकिन इसका लक्ष्यार्थ भी है कि पगड़ी पहनने वाली व्यक्ति है उसका इज्जत, उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको भी आपको लाज रखना है। तो ये यहाँ से ये अर्थ निकलता है। इसमें मुख्य अर्थ तो शामिल है ही, इसमें लक्ष्यार्थ भी शामिल है कि उस व्यक्ति का इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा भी इसमें शामिल है। तो ये उदाहरण से हमने लक्षणा, उपादान लक्षणा है, इसको हमने समझ लिया। जो चौथा है वो लक्षणा लक्षणा है, मतलब इसमें लक्षण होना चाहिए, उसमें लक्षण के आधार पे हम चलेंगे। तो लक्षणा लक्षणा, जब मुख्यार्थ बाधित हो और केवल लक्षण के आधार पर ही शब्द का अर्थ ग्रहण कर सके। जब आपसे कोई कुछ बोले तो उसमें मुख्यार्थ उसका बाधित हो जाए और उसका जो लक्षण होता है, शब्द का जो लक्षण है, जो भी शब्द है उसके जो, यदि मैं पशु की बात करूं तो उसका जो लक्षण है उससे ही हम अर्थ को जब ग्रहण कर सकें तो वो लक्षणा लक्षणा कहलाती है। लक्षण लक्षणा, ठीक है, लक्षण लक्षणा, यहाँ पे ना लिखोगे, ये डबल वाला आ मात्रा नहीं होगा। तो वह उल्लू है, उदाहरण स्वरूप देखिए कि वह उल्लू है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये उल्लू है, शनि देवल जो है वो उल्लू है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो उल्लू है। इसका अर्थ, इसका मतलब हुआ कि वो मूर्ख है, ना कि वो पशु है। उल्लू एक पशु है। तो उल्लू का जो अर्थ होता है, उल्लू का जो पारंपरिक अर्थ होता है, इसको हम लिया जाता है उल्लू के जो मूर्ख के रूप में। ठीक है, आप समझते होंगे इसको। तो यहाँ पे मूर्ख की बात की जा रही है, ना कि उल्लू की बात की रही है। तो ये लक्षण से हम इसके अर्थ को ग्रहण किया। तुम्हारा हृदय तो पत्थर का है, जो महिला होती है फिल्म में, मतलब हीरोइन जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने सनी देओल को प्रपोज किया, तो इन्होंने नकार दिया सीधे कि मुझे तो जो विलन है उससे बदला पहले लेना है, उसी के बाद ये नौटंकी होगी, प्यार व्यार वाला। ठीक है, तो इन्होंने नकार दिया। तो वही जो हीरोइन है, जो अभिनेत्री है, वो कहती है कि तुम्हारा हृदय तो पत्थर का है, तुम्हारा हृदय तो पत्थर का है। इसका मतलब क्या, सनी देओल के जो अंदर यदि जब इसके हृदय को हम फाड़ के देखेंगे तो वो पत्थर रहेगा, स्टोन का बना हुआ रहेगा? नहीं, यहाँ पे अर्थ है कि उसका हृदय पत्थर के समान कठोर है, उसमें संवेदना नहीं है, वो संवेदनाहीन है। जैसे पत्थर में कोई संवेदना नहीं होती, निर्जीव वस्तु में कोई संवेदना नहीं होती, उसी तरह से जो सनी देओल का जो हृदय है वो संवेदनाहीन है, वो यहाँ से कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये लक्षण लक्षणा हुई। अब इसी तरह से इसको पद के रूप में हम उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जब पद तो हमने देख लिया, जब शब्दों का जो वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाता है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। ये जो गांधी के द्वारा, गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। तो इसका क्या मतलब है कि वो मांसहीन है? इसका मतलब ये तो नहीं है कि गांधी जी मांसहीन है। उसके बाद इसमें इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो रक्तहीन है, इसमें ब्लड है ही नहीं गांधी जी में, अस्थि है ही नहीं, ये सब तो इसका मतलब नहीं होता। इसका एक विशेष अर्थ होता है, इसके जो लक्षण है उसके आधार पे इसका अर्थ होता है।
तो इस जो पूरा पद है, ये पूरा जो पद है, इससे ये अर्थ निकलता है कि इसमें बात की जा रही है कि गांधी जी हैं, उनके अनासक्त और जो सात्विक उनका जीवन है उसके बारे में इससे संकेत किया जा रहा है। इससे जो लक्ष्य है क्या लिया जा रहा है, तो इससे जो लक्ष्य लिया जा रहा है कि गांधी जी हैं वो सात्विक जीवन के पे विश्वास करते थे, सात्विक जीवन का वो निर्वहन करते थे। तो इससे यह अर्थ लिया जा रहा है, ना कि लिया जाए कि गांधी जी बिना ब्लड के थे, गांधी जी बिना बोन के थे, यह अर्थ यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है वो लास्ट हमारा आता है व्यंजना शब्द शक्ति। लास्ट आता है व्यंजना शब्द शक्ति। तो जब जो मुख्यार्थ है वो लक्ष्यार्थ है, ये दोनों बाधित हो जाए, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों बाधित हो जाए और उससे किसी तीसरा अर्थ ही कोई अलग अर्थ इससे प्रकट हो, तो अलग अर्थ होता इससे जब प्रतीत होता है कि अलग इससे अर्थ निकल रहा है, ना तो इसका मुख्य अर्थ से कोई अर्थ निकल पा रहा है और ना ही इसके जो लक्ष्य अर्थ है, लक्ष्यार्थ है, उससे कोई अर्थ निकल रहा है। तो जब कोई तीसरा अर्थ निकलता है तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है उसमें केवल अर्थ का संकेत देती है। ये जो शब्द शक्ति है इसमें केवल आपको अर्थ का संकेत दे दिया जाएगा और शेष जो अर्थ होता है वो श्रोता या फिर जो पाठक जो पढ़ रहा है या फिर जो सुन रहा है उसकी कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है कि वो इस अर्थ को किस रूप में ग्रहण करना चाहता है, किस संदर्भ में ग्रहण करना चाहता है, वे उस पर निर्भर करेगा। ये सिर्फ व्यंजना शब्द शक्ति में सिर्फ अर्थ के जो संकेत की ओर इशारा कर दिया जाता है। इसमें एक पंक्ति होती है, जो वाक्य है वो एक वाक्य इसमें दिया जाएगा, किंतु उसका जो अर्थ है वो संदर्भ के अनुसार बदलता रहेगा। आप अपने अनुरूप समझिए तो वो अर्थ उसका अपने अनुरूप, आपके अनुरूप उसका अर्थ बदलता जाएगा। तो चलिए उदाहरण से इसको स्पष्ट कर लेते हैं। तो देखिए, एक शब्द बोला जाता है, एक पद बोला गया कि 4 बज गए। एक नॉर्मल सा शब्द हमने बोला कि 4 बज गए। तो अब इसका क्या क्या अर्थ आप ले सकते हो। तो पहला तो 4 बज गए मतलब सीधा सा सब समय की बात कर रहे हैं कि 4 बज गए हैं, एक नॉर्मल अर्थ है, तो इसमें मुख्यार्थ हो गया। लेकिन 4 बज गए तो एक वृद्ध व्यक्ति है जो कि शाम के समय सायंकाल में घूमने जाता है, तो उसका अर्थ हो गया कि घूमने का ये समय हो गया। 4 बजे जो है ये उनके अर्थ में ये घूमने का समय हो गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये घूमने का समय हो गया, ये तो घूमने का समय भी हो गया 4 बजे के अर्थ में। हमने देखा कि 4 बजे तो सिर्फ एक घड़ी का समय हमने देखा नॉर्मल में, लेकिन जब उसको हम व्यंजना अर्थ में देखेंगे तो ये घूमने का समय आ जाएगा। उसी तरह से एक छात्र है उसकी माँ कहती है तो कि 4 बज गए बेटा, तो इसका मतलब हुआ कि वो ट्यूशन जाने का उसका समय हो गया। 4 बजे से उसकी ट्यूशन की क्लास चलती है तो वो ट्यूशन जाने का उसके लिए समय हो गया, तो उसके लिए इसका अर्थ बदल गया। उसी तरह से एक कर्मचारी है, एक जो सरकारी कर्मचारी है, तो 4 जैसे ही बज गए तो उसका ऑफिस ख़त्म होने का समय आ गया, उसको मतलब घर जाने का समय आ गया, उसकी छुट्टी हो गई, ये अर्थ निकलता है। उसी तरह से जब स्कूल के बच्चों के संदर्भ में बात करें तो 4 बजने का मतलब कि स्कूल बंद होने का समय आ गया, स्कूल को बंद करिए, बच्चों की छुट्टी करिए। उसी तरह से आप 4 बज गए बोलेंगे, आपका दोस्त बोलता है कि ये 4 बज गया, इसका मतलब है कि आपकी गर्लफ्रेंड जो थी उन्होंने कल आपने वादा किया था उसको कि मैं 4 बजे तुमसे मिलने आऊँगा। तो आप ये जो 4 बज गए अर्थ है, तो उसके ये जो आप लेंगे उसका अर्थ क्या लेंगे, तो उसका अर्थ आप लेंगे कि गर्लफ्रेंड से मिलने का समय, एक महिला मित्र से मिलने का समय। बीपीएससी आयोग है, ठीक है, बीपीएससी या फिर जेपीएससी आप ले लो, ये आयोग है, पीसीएससी आयोग है, पीएससी आयोग है। तो इन्होंने कहा है कि आज 4 बजे रिजल्ट आएगा, ये आपको पता है कि आज 4 बजे रिजल्ट आएगा। तो आपका दोस्त दौड़े दौड़े आता है और आपसे बोलता है कि 4 बज गए, तो इसका अर्थ आपने क्या लिया, 4 बज गए, तो नॉर्मल आप नहीं ना लोगे, 4 बज गए, इसका अर्थ सीधा आपके दिमाग पे जाएगा कि रिजल्ट जो आने का समय हो गया, तो इसका अर्थ आप लोगे कि रिजल्ट आने का समय। उसी तरह से जो एक सास है अपनी पुत्र वधू को कहती है, एक सास अपने पुत्र वधू को कहती है कि 4 बज गए, तो इसका अर्थ वो क्या लेगी, तो 4 बज गए इसका अर्थ लेगी कि वो खाना बनाने का समय हो गया, जो चूल्हा चौकी करने का हमारे लिए समय हो गया, अब हम खाना बनाने के लिए जो इसका कार्य प्रणाली है उसको हम आरंभ करेंगे। तो आप देख रहे होगे कि जो व्यक्ति विशेष पे ये अर्थ निर्भर कर रहा है। ये जो 4 बज गए एक नॉर्मल अर्थ है, लेकिन इसका जो व्यक्ति विशेष के रूप में अर्थ बदलते चला जा रहा है। जैसे आप देखिए, आपको जो कलकत्ता जाना है, आपकी ट्रेन है, ठीक है, आपकी ट्रेन 4 बजे है, आप ये जानते हो, तो आपके घर से फ़ोन आता है कि 4 बज गए हैं, तो इसका मतलब हो गया कि ट्रेन आने का समय हो गया है, 4 बज गए मतलब ट्रेन आएगी अब, ठीक है, तो ये अर्थ इसका हो गया।
उसी तरह से आपके जो माँ बोलती है, आपकी माँ बोलती है कि 4 बज गए हैं। जो रामायण सीरियल है, इसका अर्थ हुआ कि 4 बज गए मतलब टीवी का सीरियल आने का समय हो गया। जो रामायण जो देता है वो 4 बजे ही देता है। तो इसका अर्थ आपसे वो कहने चाह रही है कि टीवी ऑन करिए, अब रामायण का समय हो गया। तो इसका अर्थ टीवी सीरियल से हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये जो शब्द है वो एक ही है, जो वाक्य है वो 4 बज गए हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष के संदर्भ में ये जो अर्थ है वो हमेशा बदलते चला जा रहा है। तो यही हो गया व्यंजना शब्द शक्ति। तो आशा करता हूँ आपको ये जो व्यंजना शब्द शक्ति है वो समझ में आई होगी। अब आप देखिए इसका पदबद्ध उदाहरण लेते हैं, ठीक है। पद में जो उदाहरण है वो लेते हैं। तो यहाँ पे लिया गया है कि चलती चाक देख के, चलती चाक देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। चलती चाक देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। इसमें जो आप चाक देखते होंगे, इसको जो नॉर्मल हमारे क्षेत्र में जाता बोला जाता है, ठीक है। इसमें 2 जो है वो चाक होती है, 2 चक्की होती है। ये आप ये देख रहे हो और ये देख रहे हो। तो ये जो चक्र है इसका अर्थ होता है कि संसार जो है वो चक्की के समान है। संसार जो है वो चक्की के समान है, जिसमें एक जो है वो मृत्यु है, एक जो है वो मृत्यु है, और एक जो चक्की है वो क्या है, तो वो जीवन है, जन्म है। और इन्हीं दोनों के बीच जो है वो मनुष्य पिसता चला जा रहा है। जो आदमी है वो इसी दोनों के बीच में पिसता चला जा रहा है। तो ये जो अर्थ है इसका अर्थ अलग है, इसका जो अर्थ हम अलग ले रहे हैं, विशेष संदर्भ में ले रहे हैं। तो ये व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत हम पदबद्ध उदाहरण हमने लिया। तो आपसे ये वैसे पूछा जा सकता है कि ये जो दोहा है कि चलती चाली देख कर, चलती चाक को देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, इसमें कौन सा जो उदाहरण शब्द शक्ति का है, तो इसमें जो व्यंजना शब्द शक्ति है उसका उदाहरण है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति है उसके कितने भेद होते हैं। तो जो व्यंजना शब्द शक्ति है उसके 2 भेद होते हैं, मोटी तौर पे 2 होते हैं। इसे और भी डिवाइड किया जाता है, लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है। ये तो पहले ही बात है कि ये एमए का सिलेबस है। एमए और बीए और एमए जो हिंदी साहित्य आप लेते हो, यदि आप लेते होगे तो आपने इन सब चीज़ों को आप पढ़ते होगे। जो सिलेबस सीजीएल में दिया गया है ना, वो बीए और एमए का सिलेबस है। तो हम इनकी सिर्फ बेसिक सी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपसे प्रश्न छूट जाएंगे, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, तो मोटे तौर पे हम 2 बातों में इन्हें बांट लेते हैं। तो शाब्दी व्यंजना का अर्थ होता है कि शब्द विशेष के प्रयोग के कारण जो है वो इसमें व्यंग आता है, ठीक है। व्यंग का अर्थ जो बोध होगा वो शब्द विशेष के प्रयोग पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्थी व्यंजना में होता है कि शब्द के अर्थ पे इसका जो शब्द शक्ति है वो निर्भर करता है कि शब्द का अर्थ क्या होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो शाब्दी व्यंजना है उसमें शब्द का जो प्रयोग का जो संदर्भ है वो इसमें जो संदर्भ होता है उस पर निर्भर करता है। शाब्दी व्यंजना में आप याद रखोगे जो श्लेष अलंकार जहाँ भी होता है, अलंकार हमारे सब्जेक्ट में है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो श्लेष अलंकार वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो शाब्दी व्यंजना होते हैं, ठीक है। शाब्दी व्यंजना यहाँ पे होना चाहिए। तो श्लेष अलंकार वाले शब्द शाब्दी व्यंजना होते हैं। शाब्दी व्यंजना होते हैं वो उनमें जो एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, शब्द जो है वो एक ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका अनेकार्थ होता है, वही शब्द का अनेक अर्थ निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही होता है शाब्दी व्यंजना में। और शाब्दी व्यंजना में जब उस शब्द को यदि आप बदल देते हो, जैसे पानी है, पानी के जगह यदि आप जल कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, उसके पर्यायवाची को आप यूज नहीं करोगे। जैसे ही प्रवाची आप यूज करोगे तो उसकी व्यंजना समाप्त हो जाएगी, जो व्यंजना शब्द शक्ति है उसकी वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो आर्थी व्यंजना होते हैं इसमें शब्द के अर्थ पे जो शब्द शक्ति निर्भर करती है। शब्द बदल भी देने पर जो व्यंग्यार्थी है वो व्यक्त होता रहता है, इसमें शब्द से कोई मतलब नहीं होता है। शब्द आप इसमें बदल भी दोगे, उसके पर्यायवाची को भी यूज कर दोगे, पानी की जगह जल भी यूज करोगे, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं आएगी। और इसका जो शब्द होता है, क्यों समस्या क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो शब्द होता है वो एक अर्थी होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ होता है। तो चलिए उदाहरण स्वरूप अब इसको देखते हैं कि कौन कौन सी उदाहरण हमको देखने हैं। तो यहाँ पे मैंने शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना दोनों के एक एक उदाहरण लिख लिए हैं,
यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहले शाब्दिक व्यंजना के उदाहरण लिख लीजिए। तो आपको श्लेष अलंकार होना चाहिए। आप जानते हो कि ये जो शब्द है उसमें ये जो दोहा है उसमें श्लेष अलंकार है। ये दोहा है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ जो पानी शब्द है, जो पानी शब्द है इसका 3 अर्थ आ रहा है। एक अर्थ मोती के रूप में आ रहा है, एक अर्थ मनुष्य के रूप में आ रहा है और एक अर्थ आटा के रूप में आ रहा है। तो यहाँ 3 अर्थ में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये शाब्दिक व्यंजना है। ठीक है, ये शाब्दिक व्यंजना का उदाहरण है। यहाँ पे आप यदि पानी की जगह जल का प्रयोग कर देते हो तो ये व्यंजना जो है वो इसकी समाप्त हो जाएगी, इसका जो अर्थ है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये शाब्दिक व्यंजना हो गया। उसी तरह से आर्थी व्यंजना को आप देख लो कि री आवट की चपल बालिके री ललाट की खल रेखा। ये जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी जो बुक है उनकी, उसका जो चिंता सर्ग है, निबंध एक है जो चिंता सर्ग है, उसमें ये लिखा गया है कि री ललाट की चपल बालिके री ललाट की खल रेखा। ठीक है, यहाँ पे जो चपल है, चपल का अर्थ यहाँ पे जो जयशंकर प्रसाद कहना चाह रहे हैं, इसका होता है चंचल। मन जो है वो चंचल होता है, इसे यही अर्थ चपल से यहाँ पे लिया जा रहा है। उसी तरह से जो यहाँ खल है, जो खल है उसका अर्थ लिया जा रहा है कि खल से है वो दुष्ट। ठीक है, खल से यहाँ अर्थ दुष्ट का लिया जा रहा है। तो इसमें जो अभाव की चपल बालिके है, इसका अर्थ हो रहा है कि हृदय को अस्थिर करने वाला भाव। इसमें जो लिया जा रहा है कि हृदय को जो अस्थिर करने वाला भाव, मतलब जो हृदय में चंचलता होती है, जिसके कारण जो हमारा मन जो है वो अस्थिर होता है, ये चंचलता के ही कारण। तो इसको जो ये जो भाव प्रकट होता है, ये चंचल जो शब्द है उससे हमने यहाँ पे बात करने का जयशंकर प्रसाद प्रयास कर रहे हैं कि री अभाव की चपल बालिके। उसी तरह से ललाट की खल रेखा, इसमें कहा जा रहा है कि मस्तक पर जो दुर्भाग्य के संकेत रेखा है उसको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। खल रेखा माने दुष्ट रेखा, जो दुर्भाग्य की रेखा आपके माथा पे लिखा हुआ है, ललाट पे जो दुर्भाग्य की रेखा लिखी हुई है, उसकी चर्चा यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो ये आर्थी व्यंजना और जो शाब्दिक व्यंजना है उसके हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको दिखाएं। तो आपको उदाहरण देकर जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये जो शब्द है वो कैसा है। जैसे आपसे पूछ देगा कि शब्द की वह शक्ति जिससे जो वाच्यार्थ है वो प्रकट होता है, तो वाच्यार्थ प्रकट किस शब्द से शक्ति से होता है, तो वो अविधा से होता है, वो मुख्यार्थ से होता है, वो वाच्यार्थ से होता है। ठीक है, तो आपको कई सारे प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। बाकी मैं प्रश्नों की जो अलग से सीरीज इसके चलाऊंगा, पहले मैं सिलेबस को थोड़ा खत्म कर लूँ। तो ये पूरा वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया, पूरा एक्सप्लेन किया, डिटेल्ड वे में हमने एक्सप्लेन किया शब्द शक्ति को, इसके वेदों को, जितना हमको सिलेबस के एग्जाम के अकॉर्डिंग जानना चाहिए था, जितना हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जानना चाहिए था, उतना हमने जान लिया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे जो प्लेलिस्ट है उनको आप चेक कर लोगे। पेपर 2 के और सारे वीडियो को देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, JSSC CGL हिंदी पेपर 2, और कई सारे प्लेलिस्ट हैं जो आप हमारे जो चैनल है उस पर आप चेक कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम झारखंड CGL एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस वीडियो का PDF के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लोगे। स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम का यूजर नेम है Saurabh25 सिंह @Saurabh25 सिंह। आप टेलीग्राम में सर्च करोगे तो मेरा टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। तो स्क्रीन पे मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा और एक वीडियो की प्लेलिस्ट दिख रही होगी। तो चलिए उसी प्लेलिस्ट में आपसे मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।